हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैराथन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसकी ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, पर साथ में मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी सिखाऊंगा। और अगर आप घर में पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए नोट्स बनाते हैं तो किस प्रकार आपको अप्रोच रखनी चाहिए, यह मैं आपको बताऊंगा। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम लोग भेड़ चाल की तरह, जैसा यूट्यूब पे वीडियोस बताते रहते हैं लोग और कोचिंग वाले बताते रहते हैं, वैसे हम नोट्स बनाते रहते हैं, पर उसका कोई आउटपुट निकलता नहीं है और एंड में हम लोग फेलियर की तरफ बढ़ जाते हैं। पर अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये वीडियोस आपकी बोथ इंग्लिश और हिंदी में होने वाली हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है दैट व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो आपकी बल की एसआई इकाई क्या है, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन पहले सॉल्व करने का अप्रोच समझिए आप। मान के चलिए यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है और आपको इसका आंसर नहीं पता है। समझ लीजिए इसका आंसर आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि जो पास्कल है हमारी, वो किसकी यूनिट होती है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि जूल, हमें पता है कि वो किसकी यूनिट होती है। तो इसमें दो स्टेटमेंट हमारी ऐसी हो गई जिसको हम पता है कि हाँ वो फोर्स की यूनिट नहीं होती है। तो ये दोनों हो गई आपकी एलिमिनेट। अब आपका हो गया 50-50 का चांस, क्योंकि आपने जो रॉन्ग स्टेटमेंट थी वो आपने एलिमिनेट कर दी। तो 50% चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। पहले अगर आप वाइल्ड गेस करते तो आपके चांसेस सिर्फ 25% थे कि वो क्वेश्चन आपका सही होता, लेकिन अब आपके चांसेस कुछ 50-50 वाला हो गया, क्योंकि आपने दो रॉन्ग स्टेटमेंट आपने रिमूव कर दी। तो आप बची दो। इन दो में से आपको दिमाग लगाना है सिर्फ। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तब भी अगर आप एक गेस करके आते हैं तब भी आधे चांसेस रहेंगे कि आपका वो क्वेश्चन सही होगा। लेकिन अगर आपको आंसर पता है तो वेल डन है, लेकिन नहीं पता है तब भी आप बाकी लोगों से रेस में आगे रहोगे। ये क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आपको याद रखनी है। तो अगर इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज नॉन एज न्यूटन। न्यूटन है। अगर हम इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं तो इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार है। तो इसमें आपको याद रखना है कि आपकी टोटल 7 एसआई यूनिट्स होती हैं। कितनी यूनिट्स होती हैं आपकी? तो आपकी टोटल 7 एसआई यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स आपकी वो? तो पहली है आपकी केजी, सेकंड है इसमें आपकी सेकंड्स, और थर्ड जो इसमें है आपकी वो है एम्पियर, फोर्थ है इसमें आपकी केल्विन, फिफ्थ है इसमें आपकी मोल, और सिक्स्थ है आपकी कैंडेला, और सेवन्थ है आपकी न्यूटन। केजी आपकी किलोग्राम की एसआई यूनिट्स होती है। सेकंड आपकी टाइम की एसआई यूनिट होती है। तो एम्पियर आपकी होती है करंट की एसआई यूनिट। केल्विन आपकी टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है। मोल आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है, कि कितना सब्सटेंस है आपका। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की आपकी एसआई यूनिट होती है मोल। कैंडेला आपकी लुमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। लुमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट आपकी एसआई यूनिट कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी कैंडेला। और न्यूटन लास्ट में आपकी फोर्स की एसआई यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। तो अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया था कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है। तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है आपकी न्यूटन। वॉट आपकी पावर की यूनिट होती है। जूल आपकी वर्क की यूनिट होती है। और पास्कल आपका प्रेशर की यूनिट होती है। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। आपको सेम नोट्स इसी तरीके से बनाने हैं। जो राइट आंसर है वो तो आपको नोट्स में ऐड ही करना है, साथ ही साथ जो रॉन्ग ऑप्शंस दे रखे हैं उसके भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इससे आपके नोट्स काफ़ी एनरिच होंगे और बाकी लोगों से आप काफ़ी आगे निकल सकते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन आपको दे रखा है द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है। चार आपको मीडियम दे रखे हैं और इसमें आपसे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ लाइट किस में मैक्सिमम होती है। इसमें भी सेम अप्रोच से आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। अब इसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार है, आपको याद रखनी है कि आपकी जो, समझ लीजिए लाइट है,
तो आपको पहले चीज़ में याद रखना है आपको कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए आपको किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो लाइट वाले आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो इसमें क्या गिवन है, इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। अगर आप देखिए इसमें वाटर भी गिवन है, ग्लास भी गिवन है, एयर भी गिवन है और वैक्यूम भी गिवन है। तो अगर आप सबसे कम देखें कि सबसे ज़्यादा कम घनत्व डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम किस में होती है, तो आप कुछ इस प्रकार आपका है। सबसे ज़्यादा इसमें डेंसिटी आपकी होगी ग्लास की। ग्लास से कम डेंसिटी इसमें आपकी होगी, वो होगी वाटर की। उससे कम डेंसिटी आपकी एयर की होगी और एयर से कम डेंसिटी आपकी वैक्यूम में होगी। तो सबसे ज़्यादा स्पीड आपकी जो लाइट की होगी वो वैक्यूम में होगी, वो निर्वात में होगी। ये इसका सही ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दैट विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा नापने के लिए किस संयंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत धारा नापते हैं। तो ऑप्शन है आपके एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर और वाट मीटर। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिक करंट हम मेजर करते हैं एमीटर के थ्रू। अब इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आपके दिख रखे हैं, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर और वाट मीटर। तो वोल्ट मीटर का काम होता है आपका वोल्टेज मेजर करने के लिए। अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो आपको वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करना है। गैल्वेनोमीटर आपका मेजर करता है लिटिल अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इन करंट एंड लिटिल अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इन वोल्ट मीटर। मतलब कि क्षणिक जो आपका करंट होता है और क्षणिक जो आपका वोल्टेज होता है उसको मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और वाट मीटर आपका पावर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन थे। तो अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या था, तो इसका सही आंसर था एमीटर। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इसमें दिया गया है दैट विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन ओम। ओम किस भौतिक राशि की इकाई है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार है, पावर, रेजिस्टेंस, चार्ज और करंट। हिंदी में है पावर, प्रतिरोध, आवेश और धारा। तो क्या लगता है आपको, इसका सही आंसर है ओम, जो कि मेजरमेंट है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसमें जो आपका रो है वो आपका रेजिस्टिविटी होता है। एल इसमें जो होता है वो आपकी तार की लंबाई, मतलब कि लेंथ ऑफ वायर होती है। तो इसमें आंसर आपका सही है रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों। पावर के बारे में पूछे, चार्ज के बारे में पूछे, तो चार्ज की आपकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम होती है। पावर की आपकी वॉट होती है और करंट की आपकी एम्पियर होती है। रेजिस्टेंस की आपकी ओम का सिंबल है, ये ओम है, इससे आपका रेजिस्टेंस मेजर होता है। तो इसका सही आंसर है प्रतिरोध, जो आपको याद रखना है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके। अगला आपका 5वां क्वेश्चन है विच मिरर इज़ यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। वाहनों को पीछे देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर और पैराबोलिक मिरर। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और परवलयीय दर्पण। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। अब अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें देखें तो आपका जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर, जो आपका कनकेव मिरर होता है वो आपको मैग्नीफाई करने के लिए काम आता है। किसी भी चीज़ का मैग्नीफिकेशन करना है, मतलब कि उसको बड़ा करना है, तब आपका ये कनकेव मिरर काम आएगा। इसके एग्जांपल हैं आपके शेविंग मिरर, जो दाढ़ी बनाने के लिए जो आपका मिरर इस्तेमाल होता है, शेविंग मिरर, ये इसका एग्जांपल है। मेकअप मिरर भी इसका एग्जांपल है। और इसके साथ ही साथ आप अगर देखें तो आपका टेलीस्कोप का जो मिरर होता है, टेलीस्कोप का मिरर भी आपके मैग्नीफिकेशन के लिए काम आता है। तो ये होता है कनकेव मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर के आपके एग्जाम्पल हैं। कॉन्वेक्स मिरर आपका किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करा जाता है जहाँ डाइवर्ज करना हो लाइट को, लाइट का बिखराव करना हो। जैसे कि इसमें आपका व्हीकल का रियर व्यू मिरर, जो कि आपके क्वेश्चन ने पूछा है, और उसके साथ साथ सिक्योरिटी मिरर, सिक्योरिटी मिरर भी इसका एग्जांपल है। और इसके साथ इसका एग्जांपल और है, स्ट्रीट लाइट में जो आपकी लाइट इस्तेमाल करी जाती है उसमें जो आपका मिरर इस्तेमाल किया जाता है वो भी आपका कन्वेक्स मिरर ही होता है। तो ये थे आपके कन्वेक्स मिरर के एग्जांपल और कनकेव मिरर के एग्जांपल। इसके बाद प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का इस्तेमाल हम लोग चेहरा इस्तेमाल करने के लिए देखते हैं, जो हमारे घर में आम तरीके से लगा होता है वो आपका प्लेन मिरर होता है। तो ये था आपका प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के एग्जांपल जो आपको जानना है। और इस क्वेश्चन का आंसर है आपका उत्तल दर्पण। दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, वाट या कूलम? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स वाट। सी ऑप्शन इसका आंसर है। और आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम इसमें जान लेते हैं। वोल्ट जो होते हैं आपकी वो होती है वोल्टेज की इकाई, वोल्टेज की आपकी जो यूनिट होती है उसे वोल्ट कहते हैं। ओम इसका सिंबल ये होता है, ओम आपकी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। इसके बाद होता है कूलम। कूलम आपकी चार्ज की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? कूलम आपकी चार्ज की यूनिट होती है। तो ये तीनों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी यूनिट से जो आपको याद रखनी है। इसका आंसर है वॉट। सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें, द डिवाइस यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आप में से मैक्सिमम लोग ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे। इसका आंसर है फैटोमीटर। फैटोमीटर इसका आंसर है दोस्तों। तो फैटोमीटर किस प्रकार है? फैटोमीटर इसमें क्या करता है फ्रेंड्स आपका, कि यह साउंड वेव समुद्र के अंदर भेजता है। यह आपका समुद्र है और इसकी जो ये गहराई है इसके नापने के लिए वो साउंड वेव की तरंगे भेजता है। और वो तरंगे जब ज़मीन से टकरा के लौट के आती हैं तो यह उसको मेजर करता है जो इंस्ट्रूमेंट, कि कितनी गहराई समुद्र की। तो वो होता है फैटोमीटर। ये आपको याद रखना है कि फैटोमीटर क्या कहता है, ये आपकी ओशन की गहराई मेजर करता है। और इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो इसमें आपका एक हाइड्रोमीटर दे रखा है। हाइड्रोमीटर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापता है। क्या मेजर करता है? ये आपकी विशिष्ट गुरुत्व को मेजर करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है हाइड्रोमीटर आपका। और इसके बाद अगर हम देखें हाइग्रोमीटर, तो आपका हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल होता है ह्यूमिडिटी मेजर करने में। ये आपका ह्यूमिडिटी मेजर करता है। तो अगला डी इसमें बैरोमीटर दे रखा है। आपका बैरोमीटर मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपका मेजर करता है वो आपका बैरोमीटर करता है। इसको हिंदी में कहते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब आपका बैरोमीटर मेजर करता है। हाइड्रोमीटर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, फैटोमीटर आपकी समुद्र की गहराई मेजर करता है, और हाइग्रोमीटर आपकी ह्यूमिडिटी मेजर करता है, और बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है। तो ये चारों इन्फॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इसका सही आंसर है फैटोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, दैट विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि नियमित रहती है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है। इसका आंसर है आपका स्पीड। स्पीड वो चीज़, चाल वो चीज़ होती है जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहती है। जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा उसमें कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है? वो आपकी स्पीड रहती है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेग और त्वरण, ये आपके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हर समय चेंज होते रहते हैं। हर पॉइंट पे आपका एक्सेलरेशन चेंज होगा, मतलब कि आपका त्वरण चेंज होगा। ये आपको याद रखना है। जो चीज़ आपकी समान रहेगी वो है स्पीड। इसमें फोर्थ ऑप्शन है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फ्रेंड? जैसे आपको यहाँ से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है तो आप ऐसे जा सकते हैं,
मान के चलिए ये रास्ता है, तो डिस्प्लेसमेंट ये होता है द मिनिमम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस जिससे कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की दूरी कवर कर सकते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस इसकी क्या है, ए से बी जाने की। ए से बी जाने का सबसे मिनिमम डिस्टेंस है कि एक सीधा रास्ता। तो डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए होंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक मिनिमम डिस्टेंस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। विस्थापन जो कि डिस्प्लेसमेंट है। अगला इसमें क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 लाइट। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों को विभाजन करने को क्या कहते हैं? इसे हम डिस्पर्जन कहते हैं, मतलब कि इसे प्रकीर्ण कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन और आपके दे रखे हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। रिफ्लेक्शन क्या होता है आपका फ्रेंड्स? रिफ्लेक्शन परावर्तन क्या होता है? मान के चलिए ये कोई प्लेन मिरर है और यहाँ से लाइट ए पॉइंट से आई है, तो इससे टकरा कर ये बी पॉइंट को वापस चली जाएगी, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। और आपका अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन ये होता है कि ये मान के चलिए मीडियम है आपका एयर, और दूसरा ये है आपका वाटर, ये है पानी, और यहाँ से कोई रेज, कोई लाइट की किरण आपकी आई है, तो ये आपका जब रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, मतलब कि वाटर का आपका घनत्व तो ज़्यादा है और एयर का आपका घनत्व तो कम है, तो उसके बाद जो आपकी लाइट की किरण होगी वो टुवर्ड्स नॉर्मल, ये आपकी नॉर्मल रे होती है, इसकी तरफ मुड़ती है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट पास होती है, ठीक है, मतलब कि हवा से जब पानी या फिर पानी में से हवा, ऐसे कुछ और भी हो सकता है, जब पास होती है तो उस लाइट के मूवमेंट को रिफ्रैक्शन कहते हैं, उसे अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब कि आपकी जो लाइट होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका मुड़ाव को ही आपको रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कहते हैं, ये याद रखना है। इंटरफेरेंस आपका फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है कि मान के चलिए ये ए वेव है जो ट्रैवल कर रही है, और इसके साथ ही साथ ये बी वेव है जो ट्रैवल कर रही है, बी वेव ट्रैवल कर रही है। तो ए और बी वेव का जब एडिशन हो जाता है और जो इसकी रिजल्टेंट, जो इसका मतलब एक रिजल्टेंट वेव क्रिएट होती है, उसे ही आपका इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है कि दो वेव्स जुड़कर जब तीसरी वेव बनती है, उस फिनोमेना को आपको इंटरफेरेंस या फिर व्यतिकरण कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इसमें 10वां क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये कौन सा नियम कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हिंदी में भी देख लेते हैं। कोई पिंड जब तक बाहरी बल ना लगाया जाए विश्राम या समान वेग से सरल रेखा में गति करता रहे, यह आपका कौन सा नियम है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं आपके, न्यूटन का प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसका आंसर है आपका न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो वह तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी दबाव ना दिया जाए, मतलब कि पुश ना दिया जाए उसको मूवमेंट के लिए, तब तक वो रेस्ट में रहेगी। और न्यूटन का आपका द्वितीय नियम, सेकंड नियम, ये फोर्स को डिफाइन करता है। तो न्यूटन का सेकंड नियम आपका कहता है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम dp बाई dt। तो इसी में अगर हम dp को आगे लगा लेते हैं तो p की जगह आपका mv बाई dt आ जाएगा, और मास आपका इसमें कांस्टेंट होता है, तो f इज इक्वल टू m dv बाई dt, और यही रिजल्टेंट इसका फॉर्मूला निकल के जाता है ma। f इज इक्वल टू ma, जिसमें a एक्सेलरेशन होता है, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जो आपका वेलोसिटी का चेंज होता है और समय में जो बदलाव होता है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो f इज इक्वल टू एम ए फार्मूला आपका द्वितीय नियम न्यूटन के सेकंड नियम से आया है। और न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है? तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का कहता है, इनर्शिया को डिफाइन करता है, ये आपको इनर्शिया को कहता है। न्यूटन का थर्ड लॉ आपको कहता है डैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हिंदी में न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। तो ये न्यूटन का थर्ड नियम था जो इनर्शिया को डिफाइन करता है, यह आपका न्यूटन का थर्ड नियम देता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर आपका दोस्तों था न्यूटन का प्रथम नियम, आपको याद रखना है। और फोर्थ जो आपका नियम दे रखा है, तो इसमें चौथी चीज़ आपसे पूछी गई है वो है गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है G=G m1m2 अपॉन में r²। ये जो फॉर्मूला होता है, इसमें जो बड़ा जी होता है वह गुरुत्वाकर्षण को अपनाता है, तो इसे ग्रेविटेशन का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला ये होता है, जहाँ पर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कई बार न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का सीधा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा था न्यूटन का प्रथम नियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेचर स्केल। निम्न में से कौन सा ताप मापने का पैमाना नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सेल्सियस, केल्विन, हर्ट्ज या फिर फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका हर्ट्ज, क्योंकि हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी मेजर करता है। क्या मेजर करता है? ये आपकी फ्रीक्वेंसी मेजर करता है। बाकी तीनों चीज़ें इसमें जो दे रखी हैं वो आपका टेम्परेचर मापते हैं, ये आपके पैमाना नापते हैं किसका? ताप का। तो इसमें एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना होता है, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। वो कुछ इस प्रकार है दैट सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 अपॉन में 180 बराबर केल्विन -273 अपॉन में 100। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो किसी भी, अगर जैसे मान के चलिए आपको सेल्सियस में दे रखा है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप मात्र इन दोनों का इस्तेमाल करके इस इक्वेशन में से फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम ऐसे अगर सेल्सियस दे रखा है और केल्विन पूछा गया है, तो आप इसका और इसका इस्तेमाल करके आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इसका आंसर है हर्ट्ज। बाकी तीनों चीज़ें आपकी टेम्परेचर मेजर करती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, मतलब कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि ध्वनि आपकी वैक्यूम में नहीं चल सकती है, निर्वात में नहीं चल सकती है। आपको याद ये रखना है कि जो साउंड है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। मतलब कि आपकी जो ध्वनि है, ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन निर्वात में आप जानते हैं कि कोई एयर पार्टिकल्स नहीं होते, कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते हैं, तो वो एज अ माध्यम आपका ट्रीट नहीं करा जाता है। बाकी एयर में भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, वाटर में तो होते ही हैं, और स्टील में भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके थ्रू आपकी साउंड ट्रैवल करती हैं, लेकिन वैक्यूम में या फिर निर्वात में आपकी साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है, ये आपको याद रखना है। और इन तीनों में सबसे तेज़ साउंड किस में ट्रैवल करेगा? मतलब कि ध्वनि वायु, जल और इस्पात में से, तीनों में से सबसे तेज़ किस में ट्रैवल करेगी? तो वह ट्रैवल करेगी आपकी इस्पात में, यह आपको याद रखना है। इस्पात में क्यों? क्योंकि इस्पात में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही डेंस, मतलब बहुत ज़्यादा घनत्व उनका होता है पार्टिकल्स का। तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से साउंड बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है। तो इसलिए निर्वात में, ये इस्पात में आपका साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? क्या उसे आवृत्ति कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या फिर आवर्तकाल कहते हैं, या आयाम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आपका वेवलेंथ कहते हैं, पीरियड कहते हैं, या एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये मान के चलिए हमारी एक वेव है, ये वेव ट्रैवल कर रही है। तो इसमें ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आने के लिए जितना समय लगता है उसे कहते हैं पीरियड। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आवर्तकाल, जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब समझिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी आपकी ये होती है कि एक वेव को एक सेकंड में कितनी बार ट्रैवल करेगी। जैसे कि एक बार हो गया यहाँ पे, उसके बाद अगली बार हो गया यहाँ पे, तो एक सेकंड में वो कितनी बार ट्रैवल करती है, उसको कहते हैं आपकी आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ आपकी वेव की लंबाई होती है।
एक वेव की लंबाई आपकी कितनी है उसको वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ए से लेकर बी तक की लंबाई जो है उसे आपको वेवलेंथ कहते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड फ्रेंड्स इसमें आपका होता है ये जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसे आपका एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसे आपका क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो इस वेव के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन जो थी मैंने आपको बता दिया। बस आपको याद रखना है, जो भी पूछा जाए उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपका हिंदी में कहता है कि वायुमंडलीय दाब को को मेजर करने के लिए आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको हमने ऊपर भी आपको डिस्कशन किया है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर वो है जो वायुमंडलीय दाब को मापता है, ये आपको याद रखना है। हाइग्रोमीटर के बारे में मैंने ऊपर आपको बताया था, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाइग्रोमीटर क्या होता है। मैनोमीटर और अनीमोमीटर, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, आइए समझ लेते हैं। तो इसमें आपका जो अनीमोमीटर होता है, अनीमोमीटर आपकी विंड की स्पीड को मेजर करता है। मतलब कि जो वायु होती है उसकी चाल को जो मेजर करता है, उसकी स्पीड को जो मेजर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है आपका अनीमोमीटर। और आपका मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर आपका जैसे ये लिक्विड कॉलम है, मान के चलिए ये यू शेप आपकी कोई पाइप है, उसमें जो लिक्विड भर रखा है, ठीक है दोस्तों, आम भाषा समझा रहा हूँ। मान के चलिए वो लिक्विड आपका यहाँ तक भरा हुआ है, तो वो लिक्विड जो है आपका वो उस पाइप पे कितना प्रेशर डाल रहा है, उसको प्रेशर करने के लिए जो मेजरमेंट जिसका इस्तेमाल करा जाता है जिस डिवाइस का, उसे मैनोमीटर कहते हैं। मैनोमीटर मेजर्स द प्रेशर विच अ लिक्विड एक्सर्ट ऑन द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। यू ट्यूब को, जो आपकी यूट्यूब आपकी इस तरीके की यूट्यूब है, इस पे जितना प्रेशर ये लिक्विड डाल रहा है उसको मेजर कौन सा डिवाइस करता है? उसको मैनोमीटर डिवाइस करता है। तो मैनोमीटर के थ्रू वो मेजरमेंट होता है। तो ये चारों चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कहता है विच वेव डज नॉट रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम। किस प्रकार की तरंग के लिए पदार्थ माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये बताना है आपको। साउंड वेव, वाटर वेव, लाइट वेव या फिर शॉक वेव। ध्वनि तरंग, जल तरंग, प्रकाश तरंग या फिर झटका तरंग। इसका आंसर क्या है? तो आपका जो लाइट वेव होता है दोस्तों, लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपको याद रखना है कि प्रकाश तरंग को आपको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार। तो यहाँ प्रकाश तरंग इसका आंसर है। इसको चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। दिस वन इज योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें एक्स्ट्रा कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम आगे चलेंगे। अगला अब हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से हम टॉपिक से हम क्वेश्चन उठाते हैं। विद्युत और चुंबकत्व, इससे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, आइए वो देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कहता है व्हाट इज़ द चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कुल आवेश कितना होता है? तो आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन में जो आपका कुल आवेश होता है वो शून्य होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? वो आपका 0 होता है। बाकी पॉजिटिव चार्ज आपका प्रोटॉन में होता है, नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन में होता है। तो धनात्मक आपके और ऋणात्मक आपके, धनात्मक आपके प्रोटॉन में होगा और ऋणात्मक आपके इलेक्ट्रॉन में होगा, और शून्य आपका न्यूट्रॉन में होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये 3 तरीके के चार्ज थे जहाँ से क्वेश्चन आता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता है विच मटेरियल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। विद्युत बल्ब के फिलामेंट के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 है। ऑप्शन है आपके कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या फिर आयरन। तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या फिर लोहा। तो इसमें आपको याद रखना है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन का आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए आपके बल्ब के जो मटेरियल होता है फिलामेंट का वो टंगस्टन का बना होता है।
ये आपको याद रखना है। आइए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक। भूकंप दर्ज करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ, स्पीडोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या आपका इलेक्ट्रोमीटर। तो इसका आंसर है आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ आपकी अर्थ वेव की जो तरंगे होती हैं, जो धरती में आपका भूकंप आता है, उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? तो वो आपका सिस्मोग्राफ मेजर करता है। स्पीडोमीटर आपकी गाड़ी में जो लगा होता है, आप देखते हैं स्पीड देखते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, ये आपका स्पीडोमीटर मेजर करता है। स्पेक्ट्रोमीटर आपके लाइट की स्पेक्ट्रम, मतलब लाइट की जो रेज होती हैं, जो डिफ्रेक्ट होती हैं, मान के चलिए लाइट यहाँ से टकराई, उसके बाद वो अलग अलग स्पेक्ट्रम में टूट गई है, उसको मेजरमेंट आपका स्पेक्ट्रोमीटर कहता है। इलेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल होता है कि मान के चलिए ये ग्लास में दूध है और इस दूध की प्योरिटी आपको पता करनी है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का आप इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमीटर के थ्रू। फैट की जो मशीन होती है, जो डेयरियों में इस्तेमाल होती है, जिससे कि आपका फ़ैट चेक होता है, उसमें कितना % पानी है, उसकी कितनी ज़्यादा डेंसिटी है उस दूध की, वो सब कुछ आपको इलेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किया जाता है। तो ये थी चारों चीज़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है विच मेटल इज प्रिफर्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपके विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्राथमिकता दी जाती है? तो इसमें आपको प्राथमिकता दी जाती है वो है सॉफ्ट आयरन, मतलब कि मृदु लोहा। मृदु लोहा आपके जो आपके विद्युत चुंबक बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है कौन सा? सॉफ्ट आयरन। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, वाट, कूलम या फिर फैराड। तो आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज की आपकी एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। मैंने आपको 7 एसआई यूनिट्स पहले बताई थी, उसी 7 में से ये भी एक एसआई यूनिट होती है कूलम, जो कि आपके इलेक्ट्रिक चार्ज की वो होती है, एसआई यूनिट होती है। अगला वोल्ट मैंने आपको बताया था, वाट भी मैंने आपको बताया था, और फैराड। फैराड क्या होता है? तो फैराड आपका क्या करता है? तो आपको याद रखना है कि जो फैराड आपका होता है वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मेजर करता है, यानी कि आपकी धारिता को मेजर करता है। धारिता को जो चीज़ मेजर करता है उससे उसकी यूनिट क्या होती है? फैराड होती है। फैराड इज़ अ एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ये आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आते हैं हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन पे। रसायन विज्ञान के कुछ आपके क्वेश्चन हैं जो इस प्रकार है। हम टोटल आज 25 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन और मिला के मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो वो कुछ इस प्रकार है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट डेट रिमेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज इज़ नोन एज। किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो उसके रासायनिक गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाता है? क्या उसे अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, आयन कहते हैं या नाभिक कहते हैं? मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन या फिर न्यूक्लियस, क्या कहते हैं उसे? तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर है एटम। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखता है, उसका आंसर है एटम। न्यूक्लियस फ्रेंड इसमें लगा के ना आ जाना, गलत हो जाएगा। आंसर इसका है एटम, परमाणु। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए अब आगे चलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण है? क्या यह एक भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है या फिर दोनों हैं या फिर अस्थायी परिवर्तन है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ या फिर टेम्परेरी चेंज? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है हमारा केमिकल चेंज। आपका लोहे का जो जंग खाने के बाद जो वो चेंज होता है उसे रासायनिक परिवर्तन में रखा जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज ये होती है, मान के चलिए ये आपकी क्ले है। क्ले का पहले शेप ऐसा था, बाद में उसे तोड़ मरोड़ कर आपने उसका शेप गोल कर दिया, तो ये एक फिजिकल चेंज है। किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज का। केमिकल चेंज में कोई चीज़ होती है उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाए तो उसे केमिकल चेंज कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। द गैस मेनली यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि आपके जीवित प्राणियों द्वारा श्वसन के लिए मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर हाइड्रोजन का? तो इसमें आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन।
बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इसका आंसर है। जो इसको अगर ये क्वेश्चन नहीं पता होगा तो समझ लीजिए आपको काफ़ी उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। और सेकंड इसमें नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये 3-4 चीज़ें दे रखी हैं। तो इसका हम अगले क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि इसमें इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं इसमें बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन या फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सबसे ज़्यादा आपके पृथ्वी के वायुमंडल में है वो है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी है फ्रेंड्स आपकी? तो नाइट्रोजन आपकी है लगभग 78%, और 21% जो है वो आपकी ऑक्सीजन है, और बचे हुए जो 1% में वो टोटल आपके आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो डिफरेंट कलर की ओजोन जो गैस वगैरह है, ये सब कुछ आपके 1% में आ जाती है। सबसे ज़्यादा आपकी वो है नाइट्रोजन, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है इस स्लाइड का, वो है विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, मतलब कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो आपके सिरके में पाया जाता है वो आपका एसिटिक एसिड होता है। तो ये था इसका एग्जाम्पल। बाकी HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, आप सभी जानते हैं। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड आपका होता है H2SO4। एसिटिक एसिड को ऐसे बोलते हैं, एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों 25 क्वेश्चन थे जिसका रिवीजन मैंने आपको कराया। अगली वीडियो में जो लेके आऊँगा उसमें भी टोटल ऐसे ही 25 क्वेश्चंस और होंगे फ्रेंड्स। और अगर आप ये क्वेश्चन ढंग से करके जाते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बाकी ऑप्शंस भी आपको समझा दिए हैं, तो टोटल अगर देखा जाए तो 25 को अगर आप 4 से गुणा कीजिए तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन का हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। ऐसे ही अगले 25 क्वेश्चन का हम करेंगे। ऐसे ही 2-4 वीडियो और लेके आऊँगा, तो टोटल आपकी साइंस के जितने टॉपिक्स हैं सब कवर हो जाएंगे। बाकी इससे बाहर मुझे मुश्किल ही लगता है कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछेंगे। तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।